Yes, welcome back to Costing and FM World. In the last lecture, we have seen what is meant by cost and cost accounting. Okay. Now, before proceeding further, it is very important to know what do you mean by cost object and cost center as such. ओके हम तो कॉस्टिंग पढ़ते हैं बट ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए, थियरी में भी पूछते हैं. ओके. कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बोला, कॉस्ट इज अ रिसोर्स सेक्रीफाइस टू अटेन कॉमन ऑब्जेक्टिव. कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉस्ट ऑब्जेक्टिव वो क्या है? गुड्स एंड सर्विस. मैंने लास्ट लेक्चर में सिर्फ आपको बोला गुड्स और सर्विस इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव बट नॉट नेसेसरी गुड्स एंड सर्विस. देखो ना मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट इज एसेटेंड. वो कुछ भी हो सकता है जिसके लिए कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग. ओके. कॉस्ट ऑब्जेक्ट में भी प्रोडक्ट और ए सर्विस, एक प्रोजेक्ट, एक कस्टमर, एक्टिविटी, प्रोग्राम, डिवीजन और डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ये आपका क्या है बोलो? कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिसके लिए आप लोग कॉस्ट फाइंड आउट करते हो. अभी प्रोडक्ट, मान लो प्रोडक्ट का एग्जाम्पल, इनफैक्ट अपन एक चीज का एग्जाम्पल लेते हैं. देखो फिर से बोलता हूँ, आप ऐसा याद रखो, सिर्फ गुड्स एंड सर्विस को हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आप बेचते हो, कोई भी पेन ड्राइव बेचते हो, डीवीडी बेचते हो, ओके, कुछ बैग्स बेचते हो, सीमेंट बैग या कुछ भी बेचते हो, सूटकेस बेचते हो वगैरह वगैरह, ये आपका एक प्रोडक्ट है जिसका आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है. तो बोलो वो प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया. उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है सर्विस. सर्विस, अभी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, कोचिंग क्लास में एडमिशन लेते हो, ओके, आप फीस पे करते हो ना. क्यों पे करते हो? बिकॉज दे आर गिविंग यू सर्विस. तो उन्होंने अपना कॉस्ट असेटेंड किया होगा. सो दैट सर्विस फॉर विच दे आर चार्जिंग यू समथिंग इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट. आपका एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है. मान लो आपने रोड कंस्ट्रक्शन, यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर, रोड कंस्ट्रक्ट करना है पर्टिकुलर फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. सो दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसके लिए आपको कॉस्ट असेटेंड करना है वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. एक कस्टमर ऑल्सो. अच्छा, वन मोर थिंग, कस्टमर से याद आया. देखो, समझो मेरा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरे पास 4,000 5,000 बच्चे पढ़ते हैं. ओके. और एक एजेंसी मेरे पास आई, रिक्रूटमेंट एजेंसी. उनको अच्छे अच्छे होशियार कैंडिडेट्स चाहिए आपके जैसे. वो बोलते हैं वी वांट अराउंड 200 कैंडिडेट्स. हमने सुना है आपके इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, होशियार बच्चे पढ़ते हैं वगैरह वगैरह. सो दे आर नाउ रिक्रूटिंग माई स्टूडेंट्स. ओके. बट ओके, मैं उनको बोलूंगा कि आपको मान लो 200 लोग को सिलेक्ट करना है, मेरे पास पूरा डेटाबेस है, तो आई विल चार्ज यू समथिंग. इफ यू वांट सबके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो आई विल चार्ज यू XYZ अमाउंट. तो मैंने उसका भी चार्जिंग बताया उनको. दे आर रेडी टू पे. ऐसा ही होता है. कभी कभी आपको देखो फोन कॉल्स वगैरह आते हैं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रही हूँ वगैरह वगैरह. ओके. क्या कॉल सेंटर से वगैरह आते हैं, तो उनको कॉन्टेक्ट्स कहाँ से मिलते हैं? ऐसे ही कोई ना कोई तो उनको एजेंसी वगैरह वो कॉन्टैक्ट बेचते हैं, उसको डेटाबेस बोलते हैं, राइट. एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी एक एक्टिविटी हो सकती है, जैसे डेटा एंट्री एक्टिविटी है, रिपोर्ट जनरेशन एक्टिविटी है, डेटा प्रोसेसिंग है. एक एक्टिविटी, एक डेटा को प्रोसेस करने का कॉस्ट कितना आएगा? वो प्रोग्राम भी हो सकता है. ओके. कोई भी प्रोग्राम लो, एक कस्टमर का मीटिंग है, गैदरिंग है, उसका कॉस्ट कितना आएगा? दैट इज वन टाइप ऑफ प्रोग्राम. डिवीजन और डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, जैसे फाइनेंस डिवीजन होता है, अकाउंटिंग डिवीजन होता है, सेल्स डिवीजन होता है, उसका कॉस्ट कितना आएगा? दैट इज माई कॉस्ट ऑब्जेक्ट. सो आप इतना सारा याद रखो मत. फॉर यू गुड्स एंड सर्विस इज माई कॉस्ट ऑब्जेक्ट. उसके बाद सीखते हैं कॉस्ट सेंटर क्या होता है. देखो, इट इज डिफाइंड एज अ लोकेशन, ए पर्सन और एन इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज. या तो वो लोकेशन होगा, या फिर पर्सन होगा, या फिर इक्विपमेंट होगा, फॉर विच कॉस्ट में बी असेटेंड. देखो, मैं तो ये बोलता हूं जिनकी वजह से कॉस्ट इनकर की जाती है. फॉर एग्जांपल अभी देखो, लोकेशन, मुंबई फैक्ट्री का कॉस्ट कितना है, चेन्नई फैक्ट्री का कॉस्ट कितना है. सो लोकेशन वाइज वो मेरा कॉस्ट सेंटर हो गया. पर्सन, प्रोडक्शन मैनेजर, मिस्टर ए लिखा है मैंने, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये मेरा क्या है बोलो? कॉस्ट सेंटर. अच्छा, मेरे कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर भी है, सेल्स मैनेजर भी है, और मशीनरी भी है वगैरह वगैरह, ये मेरे कॉस्ट सेंटर हो जाते हैं. और सब कॉस्ट सेंटर का टोटल मिला के मेरा कॉस्ट बनता है. दैट विल बी फाइनल कॉस्ट फॉर माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ध्यान रखो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर में कंफ्यूज मत होना. इक्विपमेंट का मैंने एग्जांपल लिखा है, मशीनरी. मशीनरी का डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, बराबर. कोई भी प्रोडक्ट का अगर आप कॉस्टिंग निकालते हो तो मशीन जो यूज किया मैंने, उसका डिप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे ना. तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट सेंटर.
तो कॉस्ट सेंटर मतलब क्या होता है बोलो, लोकेशन, अ पर्सन और एन इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज बिकॉज ऑफ विच और फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेन. वंस अगेन आई एम सेइंग फैक्ट्री, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, ये सब मेरे क्या है, कॉस्ट सेंटर है, और जिनकी टोटल कॉस्ट मेरा जो कंप्यूट करता हो वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैं कंप्यूट करता हूँ. ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट सीखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. अब हम सीखने वाले हैं कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, हाउ कॉस्ट इज क्लासिफाइड. तो देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, सी देयर आर वेरियस बेसिस या पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट को डिफाइन करते हैं, आई मीन क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, रिलेशन टू एंड प्रोडक्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी होती है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेवेंसी, रिलेवेंट कॉस्ट, इरेलेवेंट कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो अपने को कॉस्टिंग में काम आने वाला है, कॉस्ट शीट चैप्टर में काम आने वाला है, वी आर डीलिंग विद दैट. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन, कॉस्ट का मतलब आपको पता चला, बराबर है, कोई भी एक्सपेंस या रिसोर्स सेक्रीफाइस करते हैं उसका जो खर्चा होता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं. तो क्लासिफिकेशन बेस्ड इन रिलेशन टू एंड प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं. एंड प्रोडक्ट मींस फिनिश गुड्स, फाइनल गुड्स, आपका फिनिश गुड्स जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं. उसके रिलेशन में कॉस्ट को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. ओके, समरी टाइप में इसको मैं फिनिश करता हूं. देखो, डायरेक्ट कॉस्ट को हमने डिफाइन किया है, कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड और एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एन इन एन इकोनॉमिकली फीजिबल वे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट. ये तो डेफिनेशन है. मैं तो बोलता हूं जो कॉस्ट डायरेक्टली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं. इन इकोनॉमिकल फिजिकल वे मतलब सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है आपकी. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ऐसी कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं. बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब मैंने कल बिस्लरी बॉटल का एग्जांपल लिया था, ओके, लास्ट लेक्चर में, वो बिस्लरी बॉटल का एग्जांपल ही कंटिन्यू करते हैं. आप मुझे बताओ, उस बिस्लरी की बॉटल में प्यूरिफाइड वाटर डालते हैं, फिर वो प्लास्टिक की बॉटल भी लगती है ना, प्लास्टिक की बॉटल और वाटर, उसकी कॉस्ट होगी, डायरेक्टली आपको पता चलता है, देख के पता चलता है कि इतना इतना खर्चा आया होगा. मान लो 20 रुपए की जो उसकी सेलिंग प्राइस है, उसका कॉस्ट मैंने शायद 18 रुपीज बोला था, 2 रुपए का प्रॉफिट है एग्जाम्पल के तौर पे. तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट किसकी होगी, प्रोसेसिंग चार्जेस बात की बात है, बट वो मटेरियल का ही कॉस्ट लगा होगा, आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो. बिना लेबर का वो बना नहीं होगा. मार्कर पेन का एग्जाम्पल लो, ये पेन लो या कोई लैपटॉप लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसमें जो मेन कॉस्ट होती है उसको ही हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं. आप मुझे बताओ, डायरेक्ट लेबर, बिना लेबर का काम होने वाला है क्या, नहीं. जो भी कॉस्ट सेंटर में या जो भी है लेबर डायरेक्टली काम करता है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स आर गेटिंग प्रोसेस्ड इनटू फिनिश गुड्स, वो कॉस्ट को बोलते हैं हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट. ओके, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं. तो देयर इज डायरेक्ट कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू अगेन 3, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट को कंप्यूट, इनफैक्ट ये रॉ मटेरियल कंज्यूम जो मैंने लिखा है यहाँ पे, वो आपने अर्लियर लेवल पे भी पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कंप्यूट करते थे. सो 3 टाइप की डायरेक्ट कॉस्ट होती है. देखो, पहला क्या लिखा है मैंने, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर मैंने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखा है, और फिर लिखा है मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस. हाउ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इज कंप्यूटेड. देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आप उसमें क्या ऐड करते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में जो आपने करंट ईयर में परचेस किया वो ऐड करोगे, और क्या ऐड करना है आपको, कैरेज इनवर्ड. वाई कैरेज इनवर्ड इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट. ऑब्वियसली आप कहां से भी माल खरीदते हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो देना ही पड़ेगा ना, उसकी वजह से आपका वो प्राइस बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका फैक्ट्री दिल्ली में है, ओके, या मुंबई में है, चलो मुंबई में फैक्ट्री, आपका मुंबई में फैक्ट्री है, सूरत से कुछ रॉ मटेरियल आप मंगवा रहे हो, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होगा, मान लो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 1 लाख, बट ट्रांसपोर्टेशन आपने 50,000 दिया, लॉरी ट्रक का चार्जेस वगैरह, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1,50,000. दैट्स वाई इट इज अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल. अच्छा, उसमें से मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसलिए माइनस किया है क्योंकि उतना रॉ मटेरियल हमने करंट ईयर में यूज नहीं किया है, हम नेक्स्ट ईयर यूज करने वाले. द वर्ड कंज्यूम्ड इज इंपॉर्टेंट, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड. उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट है आपकी डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर को और भी क्या क्या नाम दिए मैंने, देखो,
डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं, सिर्फ वेजेस भी बोला जाता है, प्रोडक्टिव वेजेस या लेबर कॉस्ट बोला जाता है। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में अगर लेबर बोला, सी कॉस्टिंग में वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर। तो एक मैन्युफैक्चरर जो अपने वर्कर्स को पेमेंट देता है, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इनटू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इनडायरेक्ट लेबर भी होता है। इनडायरेक्ट लेबर मतलब, चलो अब मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ बट बोल रहा हूँ, देखो इनडायरेक्ट लेबर ऑफिस में भी जो लोग काम करते हैं होते हैं ना, वो इनडायरेक्ट लेबर ही है। सेलिंग डिपार्टमेंट, सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी से भी इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है। आप मुझे बताओ, सेल्स डिपार्टमेंट या ऑफिस में बंदे जो काम करते हैं, क्या वो डायरेक्टली गुड्स बना रहे हैं? फैक्ट्री में कभी गए हैं क्या वो लोग? फैक्ट्री का जो मेरा लेबर है ना, वो तुम्हारा डायरेक्ट लेबर है। तो ऑफिस में जो बंदे काम करते हैं, सी ध्यान से ध्यान दो, ध्यान से, आई मीन पे अटेंशन प्रॉपरली। फैक्ट्री में जो काम करते हैं, जो वर्कर्स जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड है, वो आपका डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। ऑफिस या सेलिंग डिपार्टमेंट जो भी क्या बोलते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी से जो बंदे काम करते हैं, वो आपका इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। सो बेसिकली इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री, सी ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर नहीं होता, होता है। ओके, मशीन का मेंटेनेंस करने के लिए मैंने वर्कर्स रखे हुए हैं, ओके, या साफ सफाई करने के लिए मैं कुछ दूसरी छोटी मोटी खर्चे कर रहा हूँ, बट डायरेक्टली प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, वो आपका इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। सो इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री रिलेटेड भी हो सकता है, ऑफिस रिलेटेड भी हो सकता है, और सेलिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड भी हो सकता है। वी आर कंसर्न विद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, ये समझ में आएगा। सो व्हाट इज डायरेक्ट लेबर? सो कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर्स हु आर रेडिली आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विद कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो उनका उसमें क्या क्या आएगा फिर? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में उनका बेसिक वेजेस आएगा, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, उनको कुछ ओवर टाइम देते हैं, बोनस देते हैं, आइडल टाइम देते, आइडल टाइप का भी पेमेंट मिलता है, हॉलीडे रेम्यूनरेशन वगैरह देते, जो भी वर्कर्स को हम पेमेंट करते हैं आपके डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में वो बाइफर्केशन करके ही देते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं प्रैक्टिकल चीज की बात कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन करते वक्त हमें क्या सोचना चाहिए वगैरह, बराबर है। सुनो, अब जैसे मैंने मशीन का मेंटेनेंस करने के लिए वर्कर रखे हुए, आप मुझे बताओ पूरे साल भर में प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, या पर्टिकुलर 15 डेज में वर्कर्स लोग का स्ट्राइक था, आप मशीन का मेंटेनेंस नहीं करोगे क्या? करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपकी मोटर बाइक या मोटर व्हीकल भी आप यूज नहीं कर सकते हो। मान लो लॉकडाउन पीरियड में आपने मोटर कार, आपका 4 व्हीलर यूज किया ही नहीं, मोटर बाइक आपने यूज किया ही नहीं, तो क्या आपने सर्विसिंग नहीं किया उसका? थोड़ा बहुत तो घूमने जाते होंगे ना। सो सर्विसिंग इज नेसेसरी, विदाउट विच फिर वो प्रोडक्शन डैमेज हो जाएगा। सो वो जो वर्कर को मैंने पेमेंट दिया ना, बेसिकली वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। ओके, प्रोडक्शन हो या ना हो, वो कॉस्ट तो आपको इनकर करनी है। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिखे हुए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगेन आई एम सेइंग इट इज एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट। एग्जांपल देखो, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन रुका हुआ है और वो प्रोडक्शन आपने भाड़े पे ले लिया, वो प्रोडक्शन इक्विपमेंट आपने भाड़े पे ले लिया। एग्जांपल दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आपकी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऐसा एक रोलर होता है, रोलर, देखो मैं यहाँ पे रोलर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मेरी मतलब ड्राइंग में कुछ गलती हो गई तो संभल लेना। ये रोलर है, इस रोलर पे ना बिस्किट्स की अलग अलग डिजाइन होती है। ओके, बिस्किट्स की अलग अलग डिजाइन होती है, पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद या पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खराब हो जाता है, और आपके पास एक रोलर नहीं है समझो। ओके, एक रोलर अलग टाइप की बिस्किट्स आपको बनानी है, आपके कॉम्पिटिटर के पास है या कोई और सप्लायर के पास से आपने लिया, बट वो रेंट पे लिया आपने, उसका हायर चार्जेस दिया आपने, और मान लो वो बंदा आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड उसके हिसाब से चार्ज आपको कर रहा है। ओके, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट डायरेक्ट कॉस्ट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ओके, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, जितना आप प्रोड्यूस करते हो उसके हिसाब से सामने वाले को रॉयल्टी देना है। डिजाइन उसका सब कुछ है, तो आपको यूनिट्स के हिसाब से उसको रॉयल्टी पे करना है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। और एक एग्जांपल लिखा है मैंने, जॉब प्रोसेसिंग चार्जेस। ओके फाइन, तो बताओ, बेस्ड ऑन रिलेशन टू एंड प्रोडक्ट हम कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट से बोलो? डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में भी अगेन 3, कौन 3? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम, कैसा कंप्यूट करते हैं देखो, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस एड कैरेज इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट लेबर विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट डायरेक्टली, मैं इनडायरेक्ट लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्शन से जो रिलेटेड है मैं उसको डायरेक्ट लेबर बोलूंगा। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट।
इनडायरेक्ट कॉस्ट इज डिफाइंड एज अ कॉस्ट विच इज नॉट ए डायरेक्ट कॉस्ट, तो मैंने लिखा नहीं है, आप बोल ऑब्वियसली ऐसा ही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ सब इनडायरेक्ट। इनफैक्ट अब अभी देखो मैं यहाँ पे ग्रीन पेन से यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर में लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल को ही बोला जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा बहुत अच्छा नाम है उसका ओवरहेड्स। कुछ लोग उसको ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं। तो बताओ इनडायरेक्ट कॉस्ट के और दो नाम कौन से हैं, ओवरहेड्स या ऑन कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड वगैरह वगैरह जो हम प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे। इनडायरेक्ट लेबर का मैंने बताया, ऑफिस में जो लोग काम कर रहे वगैरह वगैरह, सेलिंग डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में जो काम कर रहे बंदे, ओके, बट वो प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली काम नहीं कर रहे, ऐसे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल एडवर्टाइजिंग है, रेंट आप पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, ये सब क्या है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। सो इन तीनों का टोटल बन के होता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स देखो, ओवरहेड्स अगेन आप दिमाग में ऐसा डालो, ओवरहेड्स को रिकवर किया जाता है, ओवरहेड्स को रिकवर किया जाता है। आपको उतना गुड्स प्रोड्यूस करना ही चाहिए और बेचना भी चाहिए जिससे आपका ओवरहेड्स रिकवर होना चाहिए। अच्छा, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट को अगेन अब देख सकते हैं यहाँ पे, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं बोलते अपन, उसको क्या बोलते हैं अभी, ओवरहेड्स बोलते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ओवरहेड्स। सो बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स आर देयर, थ्री टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स आर देयर। नंबर वन, factory overheads. Factory overheads is also called as works overheads, is also called as production overheads, is also called as manufacturing overheads। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट उसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोला जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स है पहला, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये ना आप जो भी अभी मैंने कल एग्जांपल दिया था बिस्लरी की बोतल में क्या क्या खर्चा आता है, प्लास्टिक का, प्यूरिफाइंग चार्जेस, वाटर चार्जेस, लेबर कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दुनिया भर का कॉस्ट है, ये सब इसमें आ जाएगा। अभी आप उसको बाइफरकेट कर सकते हैं अच्छे से। तो व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरी सिंपल, फैक्ट्री मटेरियल लेबर छोड़ के फैक्ट्री बाकी फैक्ट्री का खर्चा। तो फैक्ट्री के कौन कौन से खर्चे होते हैं, देखो फैक्ट्री के कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क मैनेजर सैलरी, बराबर है, वर्कर्स के ऊपर जो मैनेजर होता है ना, जो काम धाम देखता है फैक्ट्री का, उसका सैलरी, पावर एंड फ्यूल, कोल एंड गैस। इनडायरेक्ट मटेरियल, अगेन आई एम सेइंग इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल, एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब वो होता है ना लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स वगैरह जो अपन यूज करते हैं उसको अपन इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस का मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, मेंटेनेंस के लिए जो वर्कर्स वहां पे है जो काम करते हैं, सिर्फ इसको मेंटेन करने का, प्रोडक्शन हो या ना हो वो मेंटेन करेंगे, दैट इज इनडायरेक्ट वेजेस। सो इट इज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इसको आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी बोल सकते हो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी बोल सकते हो। इन शॉर्ट ऑफिस का खर्चा, ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, मैनेजर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वगैरह वगैरह। अब इसका समझो ये जो टोटल आता है ना, टोटल पहले हम क्या करते थे पता है, इसको अलग से बाइफरकेट नहीं करते थे, बट कॉस्ट शीट चैप्टर में थोड़ा अमेंडमेंट आया 2 साल पहले। 2 साल पहले से ना हम लोग अभी इंडिया में, ओके, कुछ लोग अभी भी नहीं करते बट जनरली हम लोग बीइंग सीए स्टूडेंट, व्हाट वी डू, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को हम अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ऑफिस में जो बंदे काम करते हैं क्या लगता है वो सिर्फ ऑफिस का या सेलिंग एक्टिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, क्या उनका कॉस्ट फैक्ट्री से रिलेटेड एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, हो सकता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को हम लोग दो पार्ट्स में बाइफरकेट करने वाले, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विच इज इनकर्ड विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सो प्रोडक्शन रिलेटेड, और दूसरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अदर चार्जेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सो ध्यान रखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले, प्रोडक्शन रिलेटेड एंड जनरल। वैसे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा
कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में से प्रोडक्शन रिलेटेड कितना है, जनरल कितना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया तो प्रोडक्शन मानने का कि जनरल, ऑब्वियसली जनरल। प्रोडक्शन रिलेटेड होगा तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई मान लो 10 लाख रुपया ऑफिस का पूरा सैलरी रेंट वगैरह खर्चा हो गया, 10 लाख में से ये फैक्ट्री रिलेटेड या प्रोडक्शन रिलेटेड 4 लाख है, तो बाकी का 6 लाख क्या हो जाएगा, जनरल नेचर का हो जाएगा। दोनों का कॉस्ट शीट में जगह अलग अलग आता है, दोनों को अलग अलग प्लेस पे हम लोग कॉस्ट शीट में लिखते हैं। सो लेट्स बी केयरफुल ऑन दिस पार्ट। व्हाट प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना और ऑफिस आई मीन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना। ओके, नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन कमीशन, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड एक्सेट्रा, दुनिया भर के एग्जांपल है। ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बताओ इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है ओवरहेड्स, या आप उसको ऑन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स इट्स इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, थर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। कौन से 2 पार्ट्स? प्रोडक्शन रिलेटेड एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को जनरल मानेंगे। सी इससे क्या हुआ बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2 जो आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन है उससे और इसमें ये सेम हो जाएगा। पहले क्या होता था, बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में डिफरेंस आता था। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स were not supposed to be a part of what cost, obviously AS2 में ऐसा बोला जाता है। बट यहाँ पे अगर वो प्रोडक्शन रिलेटेड है तो जरूर रिकवर करेंगे और वो प्रोडक्ट को अपन चार्ज करेंगे। सो इट इज सच अ नाइस क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन रिलेटेड है वो कस्टमर को, इनफैक्ट दोनों चार्ज करते हैं कस्टमर को, बट वो कॉस्ट, ये वाला प्रोडक्शन रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है जो अपना स्टॉक है, स्टॉक में चार्ज होता है, फिनिश गुड्स के वगैरह वगैरह। ओके, सो डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशन टू एंड प्रोडक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज। यस बच्चों, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बड़ी चीज है, इनफैक्ट कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर। तो आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ कॉस्ट बिहेव विद रेफरेंस टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, क्वांटिटी के रिलेशन में, क्वांटिटी बढ़ता है कम होता है उसके हिसाब से अगर कॉस्ट चेंज हो जाता है तो उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, कुछ कुछ डायलॉग्स या सेंटेंसेस में बोलूंगा वो आपको लिख के रखना है, ओके, और दिमाग में भी रखना है, वो हमेशा आपको कॉस्टिंग में काम आएगा। जब भी कोई कंफ्यूजन होता है स्पेशली कॉस्ट शीट चैप्टर में एंड बजटरी कंट्रोल, ओके, बजटिंग करके एक चैप्टर है उसमें जरूर काम आएगा आपको। सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स कॉस्ट और फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखो, वेरिएबल कॉस्ट, ए वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली विद द क्वांटिटी। मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे क्वांटिटी कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। देखो मैंने बॉक्स में किया है, देखो क्वांटिटी इंक्रीजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिक्रीजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस। देखो रहे, ये इंक्रीज हो गया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो गया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसलिए यहां पे लिखा है ए वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली विद द क्वांटिटी। बट अगर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स या बादल में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, ओके, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी बढ़े या कम हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा। पर यूनिट देखो, एग्जांपल देखोगे आपको समझ में आएगा, मैं उसका एक कॉलम भी बनाता हूं, यू विल अंडरस्टैंड। सी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ईयर आप देखो 2012, 13, 14, 15, 2012 में आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 1000।
2013 में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 1500, 2014 में कितना क्वांटिटी था 2500 और 2015 में 2000 यूनिट्स थे। अब रॉ मटेरियल का कॉस्ट देखो 5000, 7500, 12500 एंड 10000। व्हाट अबाउट डायरेक्ट वेजेस? डायरेक्ट वेजेस देखो 3000, 4500, 7500, 6000। देखो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रहा है और डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट भी बढ़ रहा है। देखो 2015 में क्वांटिटी कम हो गया तो देखो रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम हो गई, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गई, टोटल डायरेक्ट वेजेस भी कम हो गए। अगर आप पर यूनिट बेसिस पे कंप्यूट करोगे पर यूनिट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर यूनिट बेसिस पे, पर यूनिट बेसिस पे सी आप एक काम करो ₹5000 को 1000 से डिवाइड करो, पर यूनिट आता है 5, 7500 अपॉन 1500 5 आएगा, 12500 अपॉन 2500 5, 10000 अपॉन 2000 5 आएगा। तो ये 5555 क्या है? ये जो मैंने डायलॉग में लिखा है ना यहाँ पे, ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। देखो पर यूनिट, एक यूनिट का 5 रुपए लगेगा। हाँ क्वांटिटी बढ़ गया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने वाला है, क्वांटिटी कम हो गया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होने वाला है, वो अलग बात है। देखो अब डायरेक्ट वेजेस की बात करते हैं। डायरेक्ट वेजेस 3000, 4500, 7500, 6000। अब देखो 2012 में 3000 था। अब एक काम करो, ये 3000 को ना आप 1000 से क्वांटिटी कॉलम से डिवाइड करो, 3000 अपॉन 1000 ₹3 आएगा, 4500 को 1500 से डिवाइड करो, ₹3 आएगा, 7500 अपॉन 2500 3 आएगा, 6000 अपॉन 2000 ये भी 3 आएगा। तो देखो लेबर कॉस्ट पर यूनिट सेम है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एग्जांपल अभी दूसरा और एक एग्जांपल देते हैं, ये तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हो गया। अगेन आई एम सेइंग अगर आपका कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास में फॉर एग्जांपल बच्चे स्टूडेंट्स आपके क्लास में एडमिशन लेते हैं, स्टेशनरी का कॉस्ट समझो, स्टेशनरी का कॉस्ट ₹2000 है। अब बोलो, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, आप इमेजिन करो या कैलकुलेट करो। एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, स्टेशनरी का कॉस्ट कितना लगेगा 2000, मैंने 2000 पर स्टूडेंट बोला। 2 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो 4000 रुपया, 10 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो 20000। अच्छा एक भी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया तो स्टेशनरी का कॉस्ट लगेगा ही नहीं। तो स्टेशनरी पर स्टूडेंट आप देते हो वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेगा स्टेशनरी कॉस्ट बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो गए स्टेशनरी कॉस्ट भी कम हो जाएगा। बट वो क्लासरूम अगर आपका रेंटल है, रेंटल आप रेंट पे करते हो क्लासरूम का, तो बताओ वो कॉस्ट कौन सी होगी? वो कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट होगी। क्यों? स्टूडेंट का एडमिशन हो या ना हो वो क्लासरूम का रेंट देना ही पड़ेगा। 40 स्टूडेंट्स बैठे उसमें, 30 स्टूडेंट्स बैठे, 20 स्टूडेंट्स एडमिशन लो, 5 स्टूडेंट्स एडमिशन लेने दो या 10 स्टूडेंट, वो रेंट फिक्स रहेगा। बाहर जो मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनका सैलरी भी आपको देना पड़ेगा महीने का या साल का, स्टूडेंट कितने भी होने दो, तो फिक्स्ड कॉस्ट है। वही मैंने नीचे लिखा है दूसरा, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी बढ़े या क्वांटिटी कम हो जाए फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट। आई सेड अमाउंट्स रिमेन कांस्टेंट, पर यूनिट की बात नहीं की। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं बादल इफेक्ट देता हूं। बादल इफेक्ट मतलब ऐसा डायलॉग में कुछ लिख रहा हूं मैं, however fixed cost per unit varies इनवर्सली विद द क्वांटिटी। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। ओके ये तो एग्जांपल मैंने दिया है, सेम एग्जांपल दूंगा प्लस आपको जो मैंने अभी कोचिंग क्लास का एग्जांपल दिया, आपका खुद का क्लासेस है उसका भी एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ पे देखो 2013, 14, 15, 16 क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 1000, 2000, 3000, 1500। ओके फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री सैलरी समझो सब फिक्स है। तो देखो 2013 में आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया फिर भी 6 लाख रुपए देना पड़ा, 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया फिर भी 6 लाख रुपीस देना पड़ा, 2015 में 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया फिर भी 6 लाख रुपए देना पड़ा, 2016 में 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए फिर भी आपको 6 लाख देना पड़ा। बोलो अमाउंट चेंज हुआ क्या? फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट इज, बोलो फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट इज कांस्टेंट। फिर से बोलो फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट इज कांस्टेंट। बट अगर मैं इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करूं, ऊपर देखो
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम था 555,33333, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। इसको इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन करते हैं ना तो आपका कॉस्ट कम हो जाता है। देखो यहाँ पे कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे पर यूनिट कंप्यूट करूँ, 6 lakhs को 1000 से डिवाइड करो, 600 रुपीज आ रहा है। 6 lakhs को 2000 से डिवाइड करो, 300 आ रहा है। 6 lakhs को 3000 से डिवाइड करो, कितना आता है? 200 आता है, करेक्ट। 6 lakhs को 1500 से डिवाइड करो, 400। पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट। देखो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट। अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है, ये देखो 1000 2000 3000, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो गया। अब 2016 में क्वांटिटी 1500, क्वांटिटी कम हो गया तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 400 रुपया हो गया, देखो बढ़ गया। ओके, पर यूनिट अगर क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट पर कम होने वाला है, और क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करोगे तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, बराबर है। तो बताओ याद क्या रखने का, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहता है और फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट कांस्टेंट रहता है। फिर से बोलो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहता है और फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट कांस्टेंट रहता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये एग्जांपल देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था आपका खुद का कोचिंग क्लास है, समझो ये मैं घर नहीं है, ये आपका क्लासेस का प्रीमाइसेस है। समझो 40 स्टूडेंट एडमिशन लिया, साल का रेंट अपन समझो 50,000 पर मंथ के हिसाब से ₹6 lakhs आप पे कर रहे हो। 40 स्टूडेंट का एडमिशन होने दो, 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन होने दो, या 100 स्टूडेंट, आप फिर भी 6 lakhs रुपीज पे करोगे। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा, पर यूनिट आप अगर कैलकुलेट करोगे, करो चाहिए तो कैलसी पे, 6 lakhs अपॉन 40 करो, 6 lakhs अपॉन 50 स्टूडेंट्स, 6 lakhs डिवाइडेड बाय 100 करो, तो आपको पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होते हुए दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? सो वी टॉक्ड अबाउट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। क्या याद रखना है बाय डिफॉल्ट? देखो और एक चीज, बाय डिफॉल्ट बोलने से पहले, डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना अपनी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय डिफॉल्ट वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी आएगी इसमें? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कॉस्ट, जो कि पर यूनिट कांस्टेंट रहते हैं। और ओवरहेड्स फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, सेमी वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा। आई होप आपको वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट अच्छे से समझ में आ गया। एक पार्ट बच गया है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसको खत्म करते, देन दैट्स इट। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सी, अभी तीसरा कॉस्ट है अपना सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल, सेमी मतलब हाफ नहीं, हाँ प्लीज, सेमी मतलब आधा वेरिएबल आधा फिक्स्ड, ऐसा नहीं है। सेमी वेरिएबल इज पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स्ड, मतलब थोड़ा सा उसमें वेरिएबल है, थोड़ा सा फिक्स्ड है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट का खासियत, फीचर क्या होता है? वो पर यूनिट सेम रहेगा बट अमाउंट वाइज क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होता है। फिक्स्ड कॉस्ट का फीचर क्या है? अमाउंट वाइज कांस्टेंट रहेगा बट पर यूनिट चेंज हो सकता है, बराबर है। सो वेरिएबल पोर्शन चेंजेस एज पर क्वांटिटी एंड फिक्स पोर्शन रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है टेलीफोन बिल। फॉर एग्जांपल अभी देखो, आप इतना जितना थियरी मैंने लिखा है उतना आप लिख सकते हैं। एग्जांपल टेलीफोन बिल मैंने लिखा है, देखो समझो, वोडाफोन, एयरटेल या कुछ भी आपने सिम कार्ड ले लिया, आपको उन्होंने एक प्लान पैकेज दे दिया, प्लान 400 रुपीज पर मंथ, 400 रुपीज पर मंथ, ये आपको बिल आने वाला है 400 रुपीज पर मंथ। इसमें 1000 मिनट्स या सर्टन नंबर ऑफ मिनट्स फ्री है, और उससे ज़्यादा आप अगर कॉल करोगे या यूज़ करोगे या डेटा यूसेज इंटरनेट यूज़ करोगे तो 400 रुपये से ज़्यादा भी बिल आ सकता है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप कितना भी यूज़ करो 400 रुपये बिल आने वाला है? नहीं, आप कुछ किया ही नहीं, जैसे का तैसा मोबाइल रखा, या उन्होंने 1000 मिनट्स फ्री बोला था, उतना ही आपने यूज़ किया तो आपको 400 रुपये का बिल आएगा। एक महीने में बिल 500 रुपये आया, उसके आगे 650 बिल आ गया, एक महीने में 413 रुपया बिल आ गया। तो बताओ 400 रुपीज पूरा का पूरा फिक्स चार्ज हो गया, 500 रुपये का बिल आ गया, तो उसमें फिक्स पोर्शन कितना हो गया? 400 रुपया फिक्स हो गया, बट वेरिएबल कितना हो गया? वेरिएबल 100 रुपया हो गया। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा सा पोर्शन फिक्स रहता है, थोड़ा सा वेरिएबल। जब वो 650 का बिल आ गया, ओके, टेलीफोन बिल आपका 650 रुपीज आ गया, तो फिक्स कितना था? 400 रुपया। तो वेरिएबल कितना था? 650 में से 400 माइनस करो ना, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, 250 आएगा। 413 रुपए का बिल आ गया, तो फिक्स्ड अमाउंट कितना बेटा?
फिक्स्ड अमाउंट हो जाएगा 400 और वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा बोलो, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 13 रुपीज, फिक्स 400, वेरिएबल 13। इज दैट क्लियर? अगर आप देख सकते हो तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट चेंज होते रहता है बट फिक्स कॉस्ट सेम है। ओके इसका और एक एग्जांपल लिखते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं फिर से बोलता हूं, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा आप पर यूनिट सोचो और फिक्स कॉस्ट को हमेशा अमाउंट वाइज सोचना, कभी गलती नहीं करोगे। फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट आप देखो ही मत, फिक्स कॉस्ट को टोटल अमाउंट देखो और वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पे देखना चाहिए। देखो एक एग्जांपल लिखता हूं, स्टेप्स भी लिखवाऊंगा आपको बट एग्जांपल पहले करते। ओके एग्जांपल, ठीक है अभी ये एग्जांपल लिखते हैं अपन। आप एग्जांपल भी नोटबुक में लिख सकते हो। देखो ईयर 2018 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, 2019 में 3000 यूनिट्स, 2020 में 1500, ओके कम हो गया, 2021 में फिर से मान लो 2200 यूनिट्स हो गए। एग्जांपल दे रहा हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो 24,000 34,000 19,000 26,000। अच्छा सबसे पहले टेल मी, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या फिक्स्ड नेचर का है? नहीं, क्यों? जैसे यूनिट्स चेंज होते हैं उसके हिसाब से वो चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है। ऊपर देखो फिक्स का 6 लाख 6 लाख 6 लाख, क्वांटिटी कुछ भी होने दो, 6 लाख रुपए का ही खर्चा था, वो फिक्स था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, चेंज हो रहा है। अच्छा क्या ये वेरिएबल है क्या? ये जो मैंने यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा है ये फिक्स तो नहीं है ऑब्वियसली, वेरिएबल है क्या? वेरिएबल है क्या? वेरिएबल कैसे पहचानने का? पर यूनिट सेम होना चाहिए। वेरिएबल कैसे पहचानने का? पर यूनिट सेम होना चाहिए। बताओ फर्स्ट ईयर में 2018 में 24,000 को 2000 से डिवाइड करो, 24,000 अपॉन 2000 कितना आता है? 12 रुपीज कुछ आएगा। 34,000 अपॉन कितना करो? 3000 करो, कितना आता है? 11 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे। 19,000 अपॉन 1500 करो, देखो पर यूनिट कॉलम चेंज होता रहेगा। सो या ना तो ये वेरिएबल है ना तो ये फिक्स कॉस्ट है, ये क्या है? सेमी वेरिएबल। अच्छा 1 मिनट और एक एग्जांपल देना भूल गया मैं। ऑटो रिक्शा, मुंबई में अगर ऑटो रिक्शा की अगर हम बात करते हैं, मिनिमम बिल कितना होता है? यहाँ से उधर गया, ओके, या रिक्शा में बैठ गया और दूसरे बाजू से उड़ी मार के नीचे गया, बताओ फिर भी 18 रुपए का बिल होगा, 18 रुपीज मिनिमम। और जैसा आपका डिस्टेंस बढ़ेगा उसके हिसाब से वो बिल चेंज हो जाएगा। सो ऑटो रिक्शा फिक्स्ड अमाउंट 18 रुपीज और उसके बाद ट्रेवलिंग के हिसाब से आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा, वो भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। चलो यहाँ पे वापस आते हैं, फिर से बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये जो मैंने लिखा है 24,000 34 19,000 या 26,000, इज इट फिक्स कॉस्ट? नो नॉट एट ऑल। वाई? अमाउंट वाइज वो सेम नहीं है। इज इट वेरिएबल कॉस्ट? नो, क्यों? पर यूनिट सेम नहीं है। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कैसे पहचानने का? पर यूनिट सेम होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट कैसे पहचानने का? टोटल सेम होना चाहिए। तो अभी पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो फाइंड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड अमाउंट। वेरिएबल कॉस्ट उनको पर यूनिट चाहिए और फिक्स्ड ओवरहेड्स का अमाउंट चाहिए। तो ये जो 24,000 रुपीज है, ये जो 34,000 रुपीज है, ये जो 19,000 रुपीज है और ये जो 26,000 रुपीज है, उसमें फिक्स्ड कितना और वेरिएबल पर यूनिट कितना? देखो मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट बोलता हूं, आपको क्या करना चाहिए, एक फॉर्मूला देता हूं मैं यहाँ पे। देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, देयर इज वन फॉर्मूला, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। देखो डिफरेंस बोलो या चेंज बोलो चलेगा, डिफरेंस इन एसवीसी मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन क्वांटिटी। फिर से बोलो, डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन क्वांटिटी। अब क्या है सर ये, मैं बताता हूं। देखो कोई भी 2 ईयर सिलेक्ट करो ना, सिलेक्ट एनी 2 ईयर्स। मान लो मैं 2018, कोई भी 2 ईयर सिलेक्ट करो, कोई भी 2 पीरियड्स, 2018-19 सिलेक्ट करो, 20 कुछ भी करो। चलो मैं 2018 और 19 सिलेक्ट करके आपको बताता हूं। क्वांटिटी देखो 2000 एंड 3000, अमाउंट देखो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है बच्चा, 34,000 एंड 24। चलो डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट देखो 34 एंड 24, तो डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, आई एम सिलेक्टिंग 2018 एंड 2019। डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलो, 24 का 34 हो गया, सो 34 माइनस 24,000 अपॉन क्वांटिटी देखो 2000 का 3000 हो गया, बराबर है, जागते रहो। तो 3000 माइनस 2000, न्यूमरेटर देखो 34 माइनस 24 10,000 अपॉन 2000 माइनस 1000 1000, 3 3 कैंसिल जीरोस ना,
₹10 पर यूनिट। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया बोलो, ₹10 पर यूनिट। अब देखो यहां पे, अब 2018-19 कोई भी साल ले लो, मुझे एक बात पता चला कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल पोर्शन ₹10 पर यूनिट है, बाकी का फिक्स्ड है। तो फिक्स कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे मैं 2018 की बात करता हूं, यहाँ पे 2019 की बात करते हैं, 2020 एंड 2021। बहुत आसान है ये वाला फॉर्मूला याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चलो 2019 सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 24,000। इधर कितनी थी? 34,000। अरे सुनो, यहां पे कितना था? 19,000। और 2021 में 26,000। आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, वेरिएबल कितना, फिक्स कितना, वेरिएबल कितना, फिक्स कितना, वेरिएबल कितना, फिक्स कितना, वेरिएबल कितना, फिक्स कितना। अब वेरिएबल वाला पोर्शन तो क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होगा। मुझे एक बात पता चला फॉर्मूला से कि वेरिएबल पर यूनिट कितना है? 10। तो यहां पे मैं 10 पर यूनिट लिखता हूं, यहां पे भी लिखता हूं 10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट, इनटू आप यूनिट से मल्टीप्लाई करो। 2018 में कितने यूनिट्स थे? देखो यहाँ पे 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, तो आप इसको 2000 से मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 2000 कितना आ गया बेटा? 20,000 वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब 24,000 टोटल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, बराबर है। इस 24 में से ये 20,000 माइनस करो, सो 24 में से 20,000 माइनस करो, फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 4,000। ये देखो 4,000 फिक्स कॉस्ट हो गया। बैलेंसिंग फिगर ले लो फिक्स कॉस्ट को। सिमिलरली 2019 यूनिट्स देखो कितने थे? यूनिट्स 3,000 यूनिट्स थे। मुझे तो पता है वेरिएबल तो 10 पर यूनिट है, तो 10 पर यूनिट को आप 3,000 से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 30,000। ऑब्वियसली क्वांटिटी बढ़ गया ना यार, 2018 में कितना था? 2,000, अब 3,000 हो गया, तो क्वांटिटी बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। अब फिक्स कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर ले लो, 34,000 में से 30,000 माइनस करो, ये कितना आएगा बोलो? 4,000 रुपया। देखो यहाँ पे भी 4,000 था, यहाँ पे भी 4, सब जगह 4,000 आने वाला है। 2020 में देखो क्वांटिटी कितना था? 2020 में 1,500। अब ये 10 पर यूनिट को 1,500 से मल्टीप्लाई करो, बेटा कितना आएगा ये? 15,000। अब 19,000 में से 15 माइनस करो, फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 4,000। सिमिलरली 26,000, 2021 में यूनिट्स कितने थे? 2,200। सो इंटू 2,200 करो, 10 इंटू 2,200, 22,000 रुपीज। तो 26,000 में से 22 माइनस करो, ये कितना आ गया? 4,000। तो आप ऑब्जर्व करो, ओके, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 एवरी ईयर। फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट है 4,000 और वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट है। तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू ₹10 और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू, सॉरी पर यूनिट नहीं, फिक्स कॉस्ट टोटल रुपीज इक्वल्स टू 4,000। ये सेम क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे 2018-19 सिलेक्ट किया, आप कुछ भी सिलेक्ट करो, ये सेम चीज आप कर सकते हो। आप, मैंने क्या बोला? सिलेक्ट एनी 2 ईयर्स। मान लो किसी ने 2000, एक मिनट, ओके नाउ समझो किसी ने 2018 और 2021 सिलेक्ट किया। मैं ये फॉर्मूला के लिए बात कर रहा हूं, 2018 एंड 21, 2018 एंड 2021 सिलेक्ट किया। क्वांटिटी 2018 का क्वांटिटी देखो कितना है? 2,000 और इसका 2,200, 2,000 यूनिट्स और ये 2,200 यूनिट्स। मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या है बोलो? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, समझो इधर लिखता हूं, चलो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब मैंने 2018 और 2, सी वी नीड 2 ईयर्स, ओके। चलो सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2018 का और 21 का देखो,
2018 का कितना था, ये देखो मैं इधर ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, 24,000, और 2021 में 26,000 हो गया, 24,000 का 26 हो गया, तो कितना चेंज हो गया, 26,000 माइनस 24,000, आप उसको डिवाइड करो चेंज इन क्वांटिटी। इधर देखो 2018 में 2000 यूनिट्स था और इधर 2200 था, देखो ना यहाँ पे 2000 और 2200, तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन क्वांटिटी 2200 माइनस 2000, तो 26 माइनस 24 2000 हो गया, और 2200 माइनस 2200 हो गया, 20 कट, 2 1 जार 2 10 जार, तो देखो कितना आ गया, ₹10 पर यूनिट। कुछ भी सिलेक्ट करो, ये देखो इधर भी कितना था, मैं रेड पेन से देखो सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, इधर भी 10 पर यूनिट था और इधर भी कितना था, 10 पर यूनिट। एक बार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम पड़ा ना, तो आप ऐसा बाइफरकेट करने का, देखो 2018, 2019, 2020, 2021, वेरिएबल कितना, फिक्स कितना। आई होप आपको समझ में आया होगा बराबर से कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसा निकालने का और सेमी वेरिएबल आई मीन फिक्स पोर्शन कैसा निकालने का। सो ये था इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार फिर से देखो, पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और नोटबुक में लिखो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और एक दो क्वेश्चन भी करने वाले। सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।